नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल में हमारा जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा खनन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खनन आज हम पढ़ने वाले हैं। खनन क्या होता है, खनन की क्या विशेषताएं होती हैं, खनन के कितने प्रकार होते हैं, खनिज क्या होते हैं और खनिज कौन कौन से प्रकार के होते हैं, खनिजों की क्या विशेषताएं हैं और इनका विश्व वितरण क्या है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खनन को। एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और उसके बाद हम अपना जो चैप्टर है उसे शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम खनन का सामान्य परिचय यहाँ पर समझने वाले हैं कि खनन क्या होता है। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, खनन के बारे में हमने यहाँ पर कुछ लाइनें लिख दी हैं। खनन सामान्यतः आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको जो ज़मीन के अंदर, पृथ्वी सतह के अंदर दबे हुए हैं, उनको खोदकर बाहर निकालने का जो कार्य है वो तो खनन कहलाता है। और ये जो पदार्थ जो बाहर निकलते हैं उन पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। और ये जो खनन कार्य है ये भी एक प्रकार का प्राथमिक व्यवसाय है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय। आइए देखते हैं कि इसको नोट्स के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर खनन भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक व्यवसाय है। साथियों, प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं? ऐसे व्यवसाय जो भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों के समीपता में उनकी ये यूँ कह दीजिए कि प्रकृति के सानिध्य में जो व्यवसाय किए जाते हैं बिना किसी तकनीकी के, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। जिनमें कृषि कार्य है, पशुपालन है, आखेट है, मछली पालन है, भोजन संग्रह है। तो ये सब हमने पढ़ लिए थे। और अब हमारा ये जो खनन है ये भी प्राथमिक व्यवसाय है, तो इसे हम पढ़ रहे हैं। इसमें पृथ्वी सतह के अंदर दबी हुई जो चट्टानें हैं उनसे खनिजों को खोदकर बाहर निकाला जाता है, जिसे खनन कहा जाता है। यानी साथियों, हमारा जो पृथ्वी का जो धरातल है ये समझ लीजिए, ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर इसकी पृथ्वी की सतह है। अंदर जो है बहुत सारी चट्टानें हैं और जो चट्टानें हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। उन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और वो जो पदार्थ हैं साथियों धात्विक हो सकते हैं, अधात्विक हो सकते हैं, या फिर इमारती पत्थर वगैरह हो सकते हैं। तो उन पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है ये क्रिया तो खनन कहलाती है। और जो पदार्थ बाहर निकलेगा वो जो पदार्थ है वो कहलाता है खनिज। तो बाहर निकलने वाला जो पदार्थ है साथियों वो कहलाता है खनिज। तो आइए देखते हैं। और जिस स्थान से ये, जैसे ये स्थान है पृथ्वी को, यहाँ से ऊपर से क्या करेंगे कि पृथ्वी धरातल को इस प्रकार से काटा जाएगा और काटते हुए गहरा गड्ढा बना दिया जाएगा, बहुत गहरा। और धरातल के अंदर से यहाँ से पदार्थ को जब निकालते हैं तो ये जो पूरा एरिया है ये खान कहलाता है। ये आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे। और जो यहाँ पर है, जिस स्थान से खनिज को खोदकर बाहर निकाला जाता है वह खान कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? खान, माइंस। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं माइंस। अंग्रेजी में खान को क्या बोलते हैं साथियों? माइन या माइंस। और यदि हम बात करें तो अब हम इस्पात युग में जी रहे हैं। हमारा जो वर्तमान युग है ये तकनीकी युग भी है, और खनिजों में यदि बात करें तो खनिजों में इस्पात युग कह सकते हैं। वर्तमान में किसी देश की सभ्यता और आर्थिक विकास का जो मापदंड है, कौन देश कितना विकसित है, कितना उसकी आर्थिक स्थिति कितनी समृद्ध है, वो उसके खनिजों के उपयोग करने की मात्रा के आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जो खनिज होते हैं वो उद्योग और व्यापार के लिए, व्यापार जगत की धुरी होती हैं। साथियों, कोई भी उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, वो भी सब इंडस्ट्री को कच्चा माल कहाँ से मिलता है? खनिजों से। तो खनिज यदि पर्याप्त मात्रा में खनन किया जाएगा खनिजों का, तो वो जो देश होगा अधिक विकसित होगा। अब यदि हम बात करें तो आपको साथ के साथ ये बता देते हैं कि जो खनन है ये कई प्रकार से किया जाता है। एक बार समझ लीजिए, जैसे खनन जो होता है, एक होता है विवृत खनन, विवृत खनन, विवृत खनन। एक होता है कूप की खनन, कूप की खनन। साथियों पूछ लिया जाता है कूप की खनन, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कूप की खनन क्या होता है और विवृत खनन क्या होता है। तो समझ लीजिए, जैसे कोई खनिज पदार्थ पृथ्वी धरातल के
यानी पृथ्वी का जो भूप्रपटी है उसके पास में ही कुछ ही गहराई पर है, और यदि उसको खुली खान के माध्यम से खोदकर निकाला जा रहा है तो उसे तो कहते हैं हम विवृत खनन। और कूपकी खनन क्या होता है, जैसे कुछ खनिज पदार्थ ऐसे हैं, जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जो पृथ्वी धरातल के बहुत अंदर गहराई में है, तो वहाँ पर बहुत गहरा कूप बनाया जाता है मशीनों के माध्यम से। उस कूप के माध्यम से फिर जो खनन कार्य किया जाता है, ऐसे खनन को कहते हैं कूपकी खनन। तो ये भी आप साथ ही साथ समझ लें। चलिए अब हम बात करते हैं खनिजों के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यानी प्राचीन समय से और वर्तमान समय तक यदि हम देखें तो कौन से काल में और कौन से युग में कौन से खनिज की अधिक निष्कासन हुआ, अधिक उपयोग हुआ। तो जैसे पाषाण युग है, पाषाण युग साथियों जो बहुत पहले का युग है, पत्थर का युग जिसे कहते हैं, यानी जिस युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी जो भी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनका अधिकांश जो औजार हैं उसके वो सब किसके बने होते थे, पत्थर के। तो उस युग को हम पत्थर युग या पाषाण युग कहते हैं। ताम्र युग यानी जिस युग में तांबे का पता चल गया था, तांबे का खनन होने लग गया था, तांबे का उत्पादन होने लग गया था। साथियों धातुओं में यदि हम बात करें तो सबसे पहले तांबे का ही खनन शुरू हुआ था। उसके बाद कांस्य युग, कांस्य का उपयोग हुआ। लोहा युग, उसके बाद लोहे का उपयोग बढ़ा है। और साथियों वर्तमान जो युग है आप देख रहे हैं कि सुई से लेकर बड़े जो जहाज हैं वो सब लोहे पर ही आधारित हैं, इस्पात पर ही आधारित हैं। यानी जो इस्पात होता है वो भी लोहे से ही बनता है। तो चलिए ये था हमारा इसकी विकास की यात्रा। अब यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है। ये जो चित्र है हमारे भारत में जो कोयले का खनन होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको मशीनों के माध्यम से कोयला जो है, खनिज कोयला जो है उसे ट्रकों में जो डंपर है उनमें भर के और आवश्यकता युक्त जो स्थान है जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। साथियों कुछ कारक ऐसे हैं कि जो खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। यानी कहीं पर खनिज तो हैं लेकिन उनका खनन करें या नहीं करें ये भी कई कारकों पर निर्भर करता है। और किसी स्थान पर जो खनन कार्य हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। आइए अब यहाँ पर हम वन बाय वन सबका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये जो है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं साथियों उनको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अब कुछ हमारे साथी ये दिमाग में क्यों चल रहा है सर आप एक बार ये बता दीजिए कि जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं। तो साथियों आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देते हैं। जैसे बिस्किट होता है और बिस्किट के अंदर बिस्किट किस चीज़ से बना हुआ है, बिस्किट में जैसे आटा है, ठीक है ना, उसके अलावा अन्य जो भी उसके उत्पाद हैं जैसे उसमें दूध होता है, चीनी होता है और उसके अलावा और भी कुछ उसमें पदार्थ होते हैं। जब हम इन सब पदार्थों से मिलकर बिस्किट बनता है, जब हम बिस्किट को खाते हैं तो साथियों हमें ये जो पदार्थ हैं आटा और जो चीनी है, दूध है, ये उसमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है उसका जो भूगर्भ है, उसका जो धरातल है, अंदर का जो भाग है उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें जो होती हैं, चट्टानों में साथियों क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं मिश्रित अवस्था में मिलते हैं। और जब उस पदार्थ को बाहर निकाला जाता है तो वो जो पदार्थ है वो अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। और इस अयस्क को बड़े बड़े जो फैक्ट्री बनी हुई है सांद्रण की, यानी खनिजों को साफ करने की जो मशीनें लगी हुई हैं उनके माध्यम से उस अयस्क को साफ करके और उसमें जो भी पदार्थ होता है, जो भी खनिज होता है उसको अलग कर लिया जाता है। और सामान्यतः धातुओं के लिए ऐसा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि खनिज क्या होता है। यानी पृथ्वी धरातल के अंदर जो मलबा है उसी में से खनिज अलग किए जाते हैं। तो मलबा जो होता है उसको हम अयस्क कहते हैं और फिर उसमें से जो पदार्थ हैं, जो धातुएं हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। चलिए एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि पूर्वोत्तर भारत में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर कृषि प्रणालियों का भी
डिटेल से अध्ययन किया था। संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियाँ पाई जाती हैं, उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि वो सारे जो वीडियोज़ हैं वो आपने देख लिए होंगे और कुछ साथियों के हमारे आंसर आने लगे हैं। चलिए अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि इंडोनेशिया और मलेशिया जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। और साथियों, यदि आपको याद हो तो हमने जब जनजातियाँ पढ़ा था तो जनजातियाँ भी स्थानांतरित कृषि करती थी। चलिए आगे फिर आप तैयार रहना, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप तुरंत कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हम यहाँ पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशाएं, तो प्राकृतिक दशाओं की यदि हम बात करें तो यानी कहीं पर जैसे आपके आसपास कोई खनिज है उसको खोदकर निकालें और वो जो निकालना है वो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी रहेगा या नहीं रहेगा, वो कई बातों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक दशाएं देख लीजिए। खनिज भंडारों की स्थिति, जैसे कहीं पर खनिजों का सर्वेक्षण हुआ और पता चला कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खनिज के भंडार नहीं है, तो साथियों ऐसी स्थिति में वहाँ पर खनन कार्य करना लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि खनन कार्य करने के लिए बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। यदि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भंडार हैं तो फिर वहाँ पर सर्वेक्षण होगा, वो जो खनिज है निकालने पर कितना लाभदायक रहेगा इसका सारा आकलन किया जाएगा। उसके बाद उसका खनन कार्य शुरू किया जाएगा। दूसरा, खनिजों की कोटि, यानी खनिजों की जो क्वालिटी है, खनिजों का जो प्रकार है वो कितना अच्छा है, उनकी क्वालिटी उत्तम है या नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा जो कोयला होता है साथियों, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट। तो इसी प्रकार से प्रत्येक खनिज में कुछ क्वालिटी होती हैं। फिर उसकी मात्रा है, कितनी मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है, उसके प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार उस क्षेत्र में मिल पाएंगे, संपन्नता कितना संपन्न है, और बाजार की समीपता। बाजार की समीपता से तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी, जैसे कोयला है, कोयले का पर्याप्त भंडार है और आसपास कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसको कोयले की आवश्यकता हो, आसपास उसको खरीदने वाले नहीं हैं, तो जो खरीदने वाले होते हैं उसे हम कहते हैं बाजार। तो ये भी काफ़ी महत्व रखता है। उसके अलावा ये तो थी प्राकृतिक दशाएं। मानवीय दशाएं भी होती हैं साथियों, जैसे खनिज की मांग। खनिज की मांग होगी तो उस खनिज का खनन भी किया जाएगा। यातायात की सुविधाएं, जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है वहाँ पर यातायात की सुविधाएं हैं या नहीं, क्योंकि खनिज को जब बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे स्थानों तक जब पहुँचाया जाता है तो उसके लिए यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए, और यातायात के जो मार्ग हैं वो भी होने चाहिए, जैसे सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं आदि। पूंजी साथियों, पूंजी भी खनन कार्य को बहुत प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके आसपास खनिज तो पर्याप्त हैं लेकिन उनको खनन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी के पास पूंजी इतनी नहीं है और सरकार भी वहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, तो खनन कार्य के लिए बहुत मात्रा में पूंजी भी चाहिए। उसके अलावा श्रम से तात्पर्य यहाँ पर है मानवीय श्रम से, यानी खनन कार्य के जो करने वाले होते हैं, जो खनक होते हैं, यानी खनिज यानी खानों में जो काम करने वाले होते हैं, वो मानव सस्ते श्रम भी वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ सब लोग अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और वहाँ पर यदि अब हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़े तो साथियों ऐसी स्थिति में वहाँ पर श्रमिक उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं, और वहाँ पर जो श्रमिक होंगे वो बाहर से उनको मंगवाना पड़ेगा तो वो काफ़ी महंगे पड़ेंगे। इसी प्रकार तकनीकी विकास का स्तर, जैसे टेक्नोलॉजी यदि अच्छी है तो खनन कार्य आसानी से किया जा सकता है, और यदि तकनीकी ज्ञान नहीं है तो उन क्षेत्रों में खनन कार्य थोड़ा मुश्किल होता है। सरकारी नीतियां ये भी खनन कार्य को प्रभावित करती हैं। साथियों आपको पता है कि सरकार जो चाहे वैसा कार्य कर सकती है, व्यापक प्रचार प्रसार जन जागरूकता के माध्यम से अपने कार्य करवा लेती है। आपने स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुना होगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर प्रत्येक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी प्रत्येक घरों में टॉयलेट्स बन गए हैं। और उसके अलावा यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जैसे सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं जिनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इसी प्रकार यदि
जो सरकारी नीतियां हैं वो उद्योग को बढ़ावा देने वाली हैं, तो वहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। चलिए, तो ये थे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर हमने कुछ चित्र आपको दिखाने का प्रयास किया है खनन कार्य करते हुए। जैसे यूरोप में खनन कार्य करते हुए यहाँ पर लोगों को दिखाया गया है, ये धरातल के अंदर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये देख लीजिए, अफ्रीका में, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है साथियों, वहाँ पर मुख्यतः जो दक्षिण अफ्रीका देश है वहाँ पर सोना, चांदी, तांबा, यानी मुख्य रूप से सोना और तांबे के खाने हैं। और सोना की जो खाने हैं साथियों, वहाँ पर जोहान्सबर्ग है, तांबे के लिए किम्बरले है। तो यहाँ पर इस प्रकार से खनन कार्य किया जाता है। ये हमारे भारत में, यहाँ पर भारत में कोयले का खनन यहाँ पर देख लीजिए आप। इस प्रकार से ये मनुष्य हैं जो कोयले को बाहर निकाल रहे हैं खान से, और ये है यूरोप में कोयला खनन। तो यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से भी समझने का अवसर मिला है। चलिए, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खनिजों की विशेषताएं। तो साथियों, खनिजों की विशेषताएं पढ़े इससे पहले एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि भील लोग जो होते हैं उनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में, ढालू क्षेत्र में यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार भीलों के द्वारा यहाँ पर मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। पहले आप पहाड़ी क्षेत्र के लिए बताइए, उसके बाद में मैदानी क्षेत्र के लिए बताइए। चलिए, चलते हैं खनिजों की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है, आपको पता है कि आपके आसपास कोई खनिज है या नहीं है। और किसी, जैसे मान लो राजस्थान की हम बात करें तो जैसे तांबा है, तांबा झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंगाना, उसके अलावा नीम का थाना सीकर में और खोदरीबा अलवर में मुख्य रूप से निकाला जाता है। इसका मतलब पूरे राजस्थान में तो नहीं निकाला जाता ना। तो कोई भी जो खनिज होता है उसका जो वितरण होता है साथियों वो असमान होता है, यानी जो वितरण है वो असमान होता है, प्रत्येक स्थान पर बराबर उसका वितरण नहीं होता है। दूसरी उसकी विशेषता है कि अधिकांश जो खनिज होते हैं वो निश्चित होते हैं, उनकी मात्रा फिक्स है और अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय से तात्पर्य ये है साथियों कि उनको दोबारा से नहीं बना सकते। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कोयला है या सोना है, पृथ्वी धरातल के अंदर उनका एक निश्चित भंडार है। उस भंडार को जैसे जैसे हम उपयोग करते जाएंगे, भूगर्भ में कोयला, सोना, चांदी, जो भी खनिज हैं उनकी मात्रा कम होती जाएगी। और अनवीकरणीय से तात्पर्य ये है साथियों कि उनको दोबारा से नहीं बना सकते। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जल है और जल विद्युत है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जिनका दोबारा से उनको बनाया जा सकता है, पुनरुत्पादन हो सकता है। जैसे एक पौधा है और पौधा जब मर जाता है तो दूसरा पौधा वहाँ पर उगा सकते हैं। लेकिन साथियों, जो निश्चित भंडार होते हैं उनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खनिजों का जो उपयोग है बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी हो जाता है कि उनका जो विवेकपूर्ण उपयोग है वो किया जाना चाहिए, खनिजों का संरक्षण किया जाना चाहिए। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट विशेषता की ओर। खनिजों के उत्खनन के लिए, उत्खनन से तात्पर्य है खोदने से। उत्खनन से तात्पर्य क्या है साथियों? खोदना, यानी खनिजों को खोदकर जो बाहर निकालने की क्रिया है उसे उत्खनन भी कहते हैं। उत्खनन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए और विकसित तकनीकी की आवश्यकता होती है। यानी हाई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें डेवलप्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, मानवीय श्रम चाहिए और हमें पैसा, धन भी चाहिए। इसी प्रकार निरंतर खनन द्वारा खान है वो दिन प्रतिदिन खर्चीली और अनार्थिक होती जा रही है। साथियों, आपको पता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपने राजस्थान में मकराना है और यहाँ पर जयपुर जिले में भैंसलाना है, यहाँ पर संगमरमर निकलता है। संगमरमर ये निकलता है। अब जैसे हम शुरुआत जब करते हैं तो खान कम गहरी होती है। जैसे जैसे संगमरमर को हम बाहर निकालते जाएंगे, ये पत्थर है, इसको बाहर निकालते जाएंगे तो जो खान है वो गहरी होती जाएगी। तो अब अधिक गहराई पर जब वहाँ पर मजदूर काम करेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए और खनिज को ज़्यादा गहराई से जब बाहर निकाला जाएगा तो जो मशीनें हैं उनमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो दिन प्रतिदिन जब खान गहरी होती जाएंगी तो खर्चा ज़्यादा बढ़ता जाएगा और ऐसी स्थिति में उस खनिज को निकालना अब लाभदायक नहीं रहेगा।
तो ये भी आप समझ लें अच्छे से। उसके बाद यदि हम बात करें खनिजों का जो उत्खनन है, वो उत्खनन उपयोग बाजार तथा मांग पर आधारित होता है। यानी जो बाजार होता है और वहाँ पर कितनी उसकी मांग है, उसी हिसाब से उसका उत्खनन किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल बताएं कि आपके यहाँ पर ऐसा समाज रहता है जो सोना चांदी के गहने बहुत ज़्यादा पहनता है, ऐसे समाज में आप रहते हैं। तो अब वहाँ ऐसे समाज की यदि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर सोने और चांदी की मांग हमेशा बनी रहेगी। तो इसे कहते हैं हम बाजार आधारित मांग। और कोई भी देश होता है साथियों, वो खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं होता। आपको पता है कि किसी देश में कौन सा खनिज बहुतायत से मिलता है, दूसरे देश में अलग प्रकार का जो खनिज है वो बहुतायत से मिलता है। तो समस्त प्रकार के जो खनिज हैं वो किसी एक देश में नहीं मिलते। जैसे राजस्थान है, राजस्थान बहुत सारे खनिजों में एकाधिकार रखता है पूरे भारत में, और कुछ खनिज ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं भी पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं खनिजों का वर्गीकरण। यानी खनिजों को अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटकर इनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो भूपटल है साथियों, हमारा पृथ्वी का जो धरातल है उस पर 1600 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से सारे के सारे जो खनिज हैं वो इतने आवश्यक नहीं है। लेकिन आधुनिक जो है औद्योगिक अर्थतंत्र, यानी जो उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्री है, उसके लिए लगभग 80 प्रकार के जो खनिज हैं वही आवश्यक समझे जाते हैं। और खनिज पदार्थों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इनको धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज, इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब धात्विक खनिज क्या होते हैं समझ लीजिए। धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, और जिन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है उनको वो मिश्रित अवस्था में होते हैं और उनको अयस्क से अलग करते हैं, अयस्क से अलग करते हैं। जैसे सोना है, तो साथियों जो सोना है वो आग्नेय चट्टानों में मिश्रित अवस्था में मिलता है। तो पूरा जो मलबा हम बाहर निकालते हैं उस मलबे को तो अयस्क कहते हैं, और फिर विभिन्न विधियों द्वारा सोने को अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम धात्विक खनिजों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धातुएं क्या होती हैं। साथियों धातुएं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीय होती हैं, उनमें अपनी चमक होती है। जैसे आप सोने को देखते हैं तो सोने में चमक होती है, चांदी में चमक होती है, तांबे में चमक होती है। और तन्यता का मतलब ये है, तन्यता से तात्पर्य कि यदि उनको हम खींचें तो जल्दी से टूटते नहीं है। आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है, आघात का मतलब होता है चोट सहन करने की क्षमता होती है। अर्थात यदि आप सोने को, चांदी को यदि पीटते हैं, पीटने से तात्पर्य किसी दूसरे औजार से उनको कूटते हैं, ठीक है ना, उन पर आघात करते हैं, तो साथियों सोना चांदी जो होता है, तांबा जो होता है, वो टूटता नहीं है, फैलने लगता है। उसके स्थान पर यदि आप शीशे को, जो शीशा होता है, उसको यदि आप आघात करेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। या फिर पत्थर को यदि आप आघात करेंगे तो पत्थर फैलता नहीं है, टूट जाता है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि पृथ्वी पर सबसे जो कीमती धातु है, सबसे जो महंगी धातु है वो कौन सी है। सबसे कीमती धातु आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सी है। अब इसी प्रकार हम अधात्विक खनिजों की बात करते हैं। तो अधात्विक खनिज ऐसे होते हैं जो साथियों जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है और ये सीधे ही उपयोग किए जाते हैं। समझ लीजिए जैसे संगमरमर है, पत्थर है, जिप्सम है, इनको जैसे ही हम पृथ्वी धरातल से निकालते हैं, बिना उनका परिष्करण किए उसी रूप में हम काम में ले सकते हैं। और तीसरा है ईंधन खनिज, यानी कुछ खनिज ऐसे हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और उन्हें हम ईंधन खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है आदि। यहाँ पर साथियों ये जो वर्गीकरण है इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। धात्विक खनिज, सबसे पहले कौन से खनिज हैं? धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिजों को भी अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से साथियों? लोह धात्विक और लोह धात्विक से तात्पर्य यह है
ऐसी धातुएं जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, अर्थात जो धातुएं चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं लोह धात्विक कहलाती हैं। और दूसरा अलोह धात्विक, यानी ऐसी धातुएं जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसे सोना है, चांदी है, इनमें सीसा जस्ता है, एल्युमिनियम है, इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। तो जिन धातुओं में लोहे का अंश पाया जाता है वो लोह धात्विक हो गई, और जिन धातुओं में लोहे का अंश नहीं पाया जाता वो अलोह धात्विक खनिज हो गए। अब एक बार देख लीजिए और उसके बाद फटाफट आप इनको याद कर लीजिए, कमेंट करके भी आप बता दीजिए। लोह धात्विक जो खनिज है उनमें लोहा है, निकिल है और मैग्नीज है, 3 है, यहां पर याद रख लीजिए, लोहा, निकिल और मैग्नीज। इसी प्रकार जो अलोह धात्विक है उनमें तांबा है, सीसा है, जस्ता है और एल्युमिनियम है। यहां पर यदि हम बात करें तो हमारे जो सोना और चांदी है उनमें वो भी अलोह धात्विक श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं। आइए अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज से तात्पर्य यह है कि जिन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता है, तो इनको भी यहाँ पर हमने इमारती पत्थर और रासायनिक खनिज और रत्न 3 भागों में बांट दिया है। इमारती जो खनिज है उनमें चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है और संगमरमर है और ग्रेनाइट है। इसी प्रकार जो रासायनिक खनिज है उनमें नमक है, अब्रक है और जिप्सम है। साथियों, आपने देखा होगा हम जो नमक काम में लेते हैं वो भी एक प्रकार से खनिज है, अब्रक और जिप्सम। जिप्सम से रासायनिक खाद भी बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है। रत्न, यहाँ रत्नों की यदि बात करें तो सोना, चांदी और प्लेटिनम। साथियों, अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम सबसे महंगा होता है, सोने से भी महंगा होता है। अब हम देखते हैं ईंधन खनिज। तो ईंधन खनिज में साथियों यहाँ पर हम कोयला की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे और गैस की बात करेंगे। लोहा, ये जो कोयला होता है इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और कोयला कितने प्रकार का होता है कमेंट करके बता दीजिए। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, आप उसका नाम कमेंट कर दीजिए। यानी जो कोयला होता है साथियों 4 प्रकार का होता है, उनके नाम आप कमेंट कर दीजिए। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है उसको भी आप कमेंट करके बता दीजिए। पेट्रोलियम क्या होता है साथियों, जैसे कूप की खनन की हमने जो बात की थी, बहुत गहरे गड्ढे करके, यानी बहुत धरातल में बहुत गहराई पर कूप बनाकर पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकाला जाता है। कच्चा जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकाला जाता है, वो मलबा टाइप होता है, उसको रिफाइनरी वगैरह जो होती है उनमें साफ किया जाता है और उसी से फिर हमारा जो पेट्रोल है वो बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से केरोसिन बनता है, उसी से तारकोल बनता है, उसी से मोम बनता है। तो अलग अलग तापमान पर गर्म करने पर ये सारे पदार्थ जो हैं ये मिक्स, यानी जो मिक्स अवस्था में निकलते हैं, तो वो जो अयस्क है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसी प्रकार जो गैस है वो भी भूगर्भ से निकलती है। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए राजस्थान के कौन से जिले में पेट्रोलियम खनन किया जा रहा है, यानी पेट्रोलियम के लिए जो रिफाइनरी भी लगी हुई है और पेट्रोलियम का जो खनन है वो कौन से जिले से किया जा रहा है। चलिए, तो ये था हमारा खनिजों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं यहाँ पर खनिजों का वितरण, यानी जो खनिज पाए जाते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। एक बार देख लीजिए फटाफट, खनिज जो हैं पृथ्वी में उनका वितरण किस प्रकार से है, धरातल में उनका वितरण किस प्रकार से है। उसके बाद हम विश्व वितरण भी देखेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए खनिज जो है विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। यहाँ साथियों ये जो सेल है इसमें सेल्जम वाला सेल आएगा, इसको आप संशोधित कर लीजिए। सेलों में पाए जाते हैं। इस आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। आपको पता है कक्षा 11 में हमने सेल पढ़े थे, चट्टान पढ़े थे। तो जो सेल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और औषधि चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं। कायांतरित चट्टानें आग्नेय और औषधि के रूप परिवर्तन से बनती हैं, और औषधि चट्टानें जो होती हैं ये परतदार चट्टानें होती हैं, ये परत दर परत बनती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे मान लो कोई तालाब है, तालाब में प्रतिवर्ष बाहर से नदी से और जो जल बहकर आता है उसके साथ जो अवसाद आते रहते हैं वो जमा होते रहते हैं, परत दर परत ऐसे जमा होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो चट्टान बनती है उसे हम औषधि चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टानें जो हैं साथियों सबसे प्रारंभिक चट्टानें हैं। पृथ्वी के जब पृथ्वी ठंडा होना प्रारंभ हुई थी तो उस समय इनका निर्माण हुआ था। आग्नेय का मतलब होता है आग।
चलिए अब हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी धात्विक खनिज हैं वो सामान्यतः आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। देख लीजिए, सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, मैग्नीज है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में। फिर कायांतरित चट्टानों में ग्रेफाइट है, हीरा है और संगमरमर है, ये पाए जाते हैं कायांतरित चट्टानों में। साथियों, जो संगमरमर है वो भी एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है, यानी चूना पत्थर जो होता है उसी का रूप परिवर्तन होकर संगमरमर बन जाता है। और उसी हीरा भी इसी प्रकार से रूप परिवर्तन से बना है, कोयले के कायांतरण से बना है। जो कोयला होता है उसकी का रूप परिवर्तित होकर उसी का कायांतरण होकर हीरा बन जाता है। और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ईंधन खनिज हैं, वो सामान्यतः अवसादी चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, राख, फॉस्फेट है, पोटास है, इसके अलावा नमक है, ये सब जो खनिज हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। साथियों, जो नमक होता है झीलों में पाया जाता है, झीलों में अवसादी चट्टानें होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये जो प्रयास है हमारा ऑनलाइन आपकी जो लाइव क्लास हम लेते हैं ये आपको कैसा लगता है। और साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो अन्य सहपाठी हैं उनको भी यदि हमारी क्लास का पता नहीं है तो आप कल ही जाकर उन्हें बता दीजिए कि सर ऐसे प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास लेते हैं, तो आप लाइव क्लास का मज़ा लीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसका पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, क्लियर कीजिए, आपके जो कंसेप्ट है उनको क्लियर कीजिए। और टारगेट बना लीजिए इस बार आप जो है भूगोल में 90+ अंक प्राप्त करें। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपके टेस्ट भी लेते हैं। चलिए साथियों, यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट का पता है तो बहुत बढ़िया बात है। यदि पता नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं उनके लिंक शेयर करते हैं। अब अगला जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आप कमेंट करके बता दीजिए कब होगा। यदि पहले से पता है तो आपको पता है कि 15 जनवरी को स्टार्ट होगा और 16 जनवरी को शाम 8 बजे, यानी 15 जनवरी को शाम 8 बजे से स्टार्ट होता है टेस्ट और 16 जनवरी को 8 बजे तक चलेगा, यानी 24 आवर्स आपको मिलते हैं। 24 आवर्स में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको फ़ोन मिले, आप ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका है ऑनलाइन टेस्ट देने का। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, उस वीडियो का लिंक भी हमने दे रखा है, तो उसे आप देख लीजिए, सारा समझ में आ जाएगा। अब खनिजों का विश्व वितरण की यदि हम बात करें, कौन से देशों में खनिजों का खनन कार्य किया जाता है, कौन से देशों में नहीं किया जाता, और कौन से खनिज कौन से देशों में पाए जाते हैं, देख लीजिए। विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो भी देश हैं, यानी जो विकसित अर्थव्यवस्था हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, जापान है, ब्रिटेन है आदि, वो देश खनन, प्रसंस्करण और शोधन कार्य से धीरे धीरे अब पीछे हटने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो श्रमिक लागत है वो अधिक आने लगी है। साथियों, अभी हमने बात करी थी कि यदि सारे के सारे जो लोग हैं वो खुद का सर्विस करते हों, खुद का जॉब करते हों, तो ऐसी स्थिति में फिर मजदूरी कौन करेगा। तो विकसित देशों में मजदूरी बहुत कम हो गई है, वहाँ पर तृतीयक, चतुर्थक और पंचम प्रकार के व्यवसाय किए जाने लगे हैं। आप हमने पिछले पाठ में पढ़ लिया था। इसलिए वहाँ पर जो खनन कार्य है उससे अब धीरे धीरे लोग हटने लगे हैं। और जो विकासशील देश हैं वहाँ पर श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने जो देशवासी हैं उनके ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। तो अब जो खनन कार्य है वो विकासशील देशों में ज़्यादा और विकसित देशों में कम होने लगा है। यदि हम खनिजों के वितरण की बात करें, भंडारों की बात करें, तो साथियों विकसित देशों में भी खूब सारा खनिज भंडार मिलता है। तो ये था साथियों हमारा चैप्टर नंबर 8 प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें हमने पढ़ा प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं, प्राथमिक व्यवसायों के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बता दीजिए। आपको सारा पता होगा कि प्राथमिक व्यवसाय जो हैं साथियों, उनको हमने प्राथमिक व्यवसाय में जैसे लकड़ी काटना है, खनन है, संग्रहण है, आखेट है, पशुचारण है, और ये सारे जो व्यवसाय हैं वो प्राथमिक व्यवसाय हैं। संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कृषि कार्य की जाता है, वो भी हमने पढ़ लिया है। चलिए आप नोट्स तैयार कर लीजिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम चैप्टर लेंगे द्वितीयक व्यवसाय, तो आप तैयार हो जाइए, खुद भी आप उसको पढ़कर थोड़ा तैयार रहें।
मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।